ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। शाह पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की एक और ऑनलाइन क्लास के साथ हाजिर खिदमत में। आज हमारी डिस्कशन हो रही है टाइप्स ऑफ साल्ट्स पे। लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी साल्ट्स पे। साल्ट्स क्या हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, फिर उनकी आपको दो टाइप्स बता दिए गए थे, सॉल्युबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट्स। आज जो टाइप्स ऑफ साल्ट में पहली डिस्कशन हो रही है हमारी न्यूट्रल साल्ट्स पे। न्यूट्रल साल्ट्स क्या हैं? ये ऐसी साल्ट्स होती हैं जो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कम्बिनेशन से बनती हैं। ये आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं न्यूट्रल साल्ट्स। इनके बारे में स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि जो एसिड है, एसिड इसका हाइड्रोजन, एसिड के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन या प्रोटॉन, इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड, मुकम्मल तौर पर निकल जाता है। कौन निकालता है? बाय a metal ion or group of atoms behaving like metal ion. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HCl, इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे पास है NaOH, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस। आपस में मिलके बना रहे हैं NaCl प्लस वाटर को। इस रिएक्शन को पहले भी नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। आपको पढ़ाया गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपस में मिलकर न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये क्यों न्यूट्रल साल्ट्स कहलाती हैं, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लेके चलें, जैसे हमने देखा कि HCl प्लस NaOH, अगर रिवर्स डायरेक्शन से मुराद ये होगी कि अगर NaCl है, NaCl और इसके साथ वाटर इस केमिकली रिएक्ट करे तो केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर NaCl के साथ मिलाएगा, बनाएगा इससे HCl प्लस NaOH। अब सोल्यूशन के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। तो ये जो सोल्यूशन हमें मिलेगा, ये वाला सोल्यूशन किसी भी बीकर में, तो ये इसकी स्ट्रेंथ को कैंसिल कर देगा। तो जब ये इसकी स्ट्रेंथ को कैंसिल कर देगा तो सोल्यूशन एज ए होल बिकम न्यूट्रल। इस वजह से ये साल्ट्स कहलाते हैं न्यूट्रल साल्ट। और इस रिएक्शन को जिसमें साल्ट वाटर के साथ मिलता है, इसको टेक्निकली ये वाला नाम दिया जाता है हाइड्रोलिसिस। तो हम हाइड्रोलिसिस से पता चला सकते हैं कि कोई साल्ट हमारे पास न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है। चलिए साल्ट की दूसरी टाइप मैं आपको बताता चलूँ, जिसको नाम दिया गया है एसिडिक साल्ट का। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट क्या होते हैं, एसिडिक साल्ट कैसे बनते हैं? जैसे आपको यहाँ पे ये लिखवाया गया, ज़्यादातर ये साल्ट जब बनते हैं तो इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और बेस इसमें वीक होता है। चलिए देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऐसे साल्ट्स होते हैं इन विच हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड is partially replaced hydrogen of an acid is partially replaced by metal ion or group of atoms behaving like a metal ion। इसमें partial replacement होती है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास एक वीक बेस है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपस में मिलते हैं तो इससे हमारे पास ये वाला साल्ट बन जाता है, जिसमें NH4Cl प्लस H2O।
अमोनियम क्लोराइड। ये साल्ट क्यों कर नेचर में एसिडिक होता है? क्योंकि इसका पेरेंट जो है, पेरेंट वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपकी बुक में जो लिखा गया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड, वहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन इज पार्शियली रिप्लेस्ड। उसके मुताबिक मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल H2SO4 प्लस KOH स्ट्रॉन्ग बेस साथ मिलाया गया है। अब इसमें दो हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा और दूसरा हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेगा, तो हम कहते हैं पोटेशियम बाइसल्फेट पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल रिप्लेसमेंट यानी एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन रहा, तो ये कहलाएगा एसिडिक साल्ट। अब इसमें एसिड की प्रॉपर्टीज रिटेन हो रही हैं, हाइड्रोजन रह रहा है यहाँ पर, इस वजह से इसको एसिडिक साल्ट का नाम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, एसिडिक साल्ट पर डिस्कशन हो रही है, आपको एग्जांपल दे दी। ये साल्ट्स ऐसे एसिड से बनती हैं जो पॉलीबेसिक एसिड्स कहलाते हैं। पॉलीबेसिक एसिड्स, पॉलीबेसिक एसिड जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, पॉलीबेसिक एसिड्स एसिड से ये साल्ट्स बनती हैं। ये साल्ट्स अगर फर्दर बेस के साथ रिएक्ट करवाई जाएं तो इनसे न्यूट्रल साल्ट्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पोटेशियम बाइसल्फेट और इसको फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया गया तो इससे बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। अब आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल साल्ट है जो थोड़ी देर पहले आपको बताया गया। तो ये साल्ट्स की दूसरी कैटेगरी है। कैसे? जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया गया कि हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अगर इन साल्ट्स का सोल्यूशन बनाया जाए तो ये सोल्यूशन एसिडिक होगा, इस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। जैसे यहाँ पर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा था तो ये एक दूसरे की पावर को कैंसिल कर रहे थे, तो इस तरह इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। चलिए तीसरी टाइप साल्ट्स की मैं आपको बताता चलूँ। साल्ट की जो तीसरी कैटेगरी है वो कहलाती है बेसिक साल्ट्स। Salts, when salts formed when a hydroxide ion of a base is partially replaced by an acid। अब आप देख सकते हैं कि बेस होगा, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, पार्शियली रिप्लेसमेंट होगी, मतलब ये होगा कि ये एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तभी कोई एसिड इनमें से एक को निकाल सकेगा। कैसे? ये हमारे पास है लेड हाइड्रोक्साइड, दो OH पाए जा रहे हैं, हमने इसके साथ HCl रिएक्ट करवाया, HCl के रिएक्शन में एक OH रह जाता है, एक निकल जाता है और इस तरह से हमारे पास ये वाला साल्ट बन जाता है लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसको जैसे हमने यहाँ पे पॉली बेसिक एसिड का नाम दिया था, इसको पॉली एसिड बेस बोलते हैं, एसिड बेस का नाम दिया जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि OH की कैरेक्टर मेंटेन है, अभी भी बाकी है। जब बाकी है तो इसको हम नाम देते हैं बेसिक साल्ट का। अगर इनका सोल्यूशन बनाया जाए, हाइड्रोलिसिस की जाए तो बेसिक सोल्यूशन बनेगा।
स्टूडेंट्स चले चलते हैं आगे। एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दी गई है आपको साल्ट्स के बारे में, जिसमें डबल साल्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है। डबल साल्ट्स दो साल्टों का मिक्सचर होते हैं। जैसे एक नाम दिया गया है यहाँ पर एलम का, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है। यू कैन सी इट ओवर हियर, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, इसमें दो साल्ट्स आपस में मिक्स हुए हैं। इस मिक्सचर को क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है। इन साल्टों का सोल्यूशन मिलाया जाता है, उसका क्रिस्टल बनता है, उससे डबल साल्ट बन जाते हैं। इसमें से ये वाला साल्ट और ये वाला साल्ट अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखते हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहती हैं। इसी तरह फेरिक एलम है, जैसे हमारे पास है, फार्मूला चेक कर लें। K2SO4 Fe2SO4 whole 3 24H2O। इसी तरह क्रोम एलम होता है, इसमें एक साल्ट ये है, एक साल्ट ये है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट साल्ट है जिसको मोहर साल्ट बोलते हैं। आगे जाकर आप इस साल्ट को यूज़ भी करेंगे, इस पर डिस्कशन होगी। मोहर साल्ट, इसका फार्मूला है FeSO4 NH4 whole 2 SO4 and I think 6H2O। एक साल्ट ही एक साल्ट ही। तो ये क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए बनते हैं। हाँ, एलम के बारे में आप जानते हैं, नॉर्मली आप इसको फटकड़ी का नाम देते हैं। एक सफ़ेद सा पत्थर होता है जो अक्सर लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये पानी की सफाई में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। अक्सर जब ज़ख़म लग जाए तो उस कट पे इसको मला जाता है। अक्सर बार्बर शॉप्स में ये काफ़ी पाया जाता है एलम। तो ये साल्ट की कुछ टाइप्स दी गई हैं यहाँ पर। चलो मैं इसको 4 टाइप दूँ, क्योंकि ये दो साल्टों का मिक्सचर होता है, इसमें से हर एक साल्ट अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर पाता है। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस के लिहाज से, रिमेंबर दैट, हाइड्रोलिसिस के लिहाज से हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हमारे पास एसिडिक भी हो सकते हैं, हमारे पास बेसिक भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ साल्ट्स के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल निकाली ली है। आपके बुक में इस पर अच्छी खासी डिस्कशन हुई है। चंद एक साल्ट और इसके यूजेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड में यू कैन सी सोडियम पाया जाता है और क्लोरीन। इस साल्ट से अक्सर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं सोडियम की, सोडियम निकालते हैं। एक प्रोसेस है, एक सेल है जिसके नाम आपने शायद पहले सुना हो, डाउन सेल के नाम से जाना जाता है। डाउन सेल में इससे सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग किया जाता है। इसी साल्ट को जो हमारे खाने के लिए इस्तेमाल होता है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश बोलते हैं। इसके बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर सोप फॉर्मेशन में, साबुन बनने में इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर सर्फ वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल डी आइसिंग ऑफ फ्रूट्स में होता है। डी आइसिंग, डी मतलब रिमूव करना, आइसिंग मीन आइसिंग बर्फ़ रिमूव करना। कहाँ से बर्फ़ रिमूव करना? रोड से। किन रोड से? जहाँ पे जिन इलाकों में वेदर काफ़ी कोल्ड हो, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो, तो उन इलाकों में जब बर्फ़बारी होती है तो आइस यानी बर्फ़ सड़कों पर जम जाती है। उनके ऊपर सोडियम क्लोराइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे टेम्परेचर गिर जाता है और वो पिघल जाता है। किस चीज़ का टेम्परेचर गिर जाता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है, और जिस टेम्परेचर पर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बना रहा था उस पर वो फिर जमता नहीं है, तो बर्फ़ पिघल जाती है। आगे इस पर आप डिस्कशन करेंगे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश या वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल लॉन्ड्रीज यानी धोबी घाट्स वगैरह में होता है, जहाँ पर धोबी खाने हों
जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्फ वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर सॉफ्टनर, पानी, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आपने नाम सुना होगा। हार्ड वाटर वो पानी कहलाता है जिसमें साबुन या सर्फ अच्छी तरह झाग पैदा न करे, जो पीने के काबिल ना हो। तो ऐसे पानी में हम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे उससे कुछ केमिकल्स निकल जाते हैं और वो इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। शीशा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज़ बनाने में, पेट्रोलियम की सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट साल्ट है जो डिस्कस हुआ है सोडियम सल्फेट या नाइट्रोसो4 के नाम से। इसको कागज़ बनाने में, साबुन बनाने में, शीशा बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट है जो घरों में इस्तेमाल होने वाला सोडा है। बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। बेकरीज़ में एक इस्तेमाल होने वाले एक इम्पॉर्टेंट पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर ब्रेड, डबल रोटी, बिस्किट वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यही साल्ट मैदे की वो दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जो मैदे की एसिडिटी को कम करती हैं। यू नो दैट कि नेचुरली हमारे स्टोमक में HCl की सेक्रेशन होती है, कभी कभार ये सेक्रेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमें अक्सर उल्टियाँ यानी के आने लगती हैं और एसिडिटी बढ़ जाती है। और उस एसिडिटी को कम करने के लिए इस साल्ट का मिक्सर हम इस्तेमाल किया करते हैं। अक्सर ये इनो वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये टूथपेस्ट वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके बॉयज़, थोड़ी सी डिटेल और आपको यहाँ पे लिखवा दी गई है। वीडियो की लेंथ ना बढ़ी इसीलिए इसको थोड़ा सा पास करना पड़ा। पोटेशियम नाइट्रेट, एलम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इनके थोड़ी यूजेस दी गई हैं। अगर यूँ तो ये यूजेस आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आसान है, बुक्स में सारी डिटेल दी गई है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये यहाँ पे लिख डाला है। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 ज़्यादातर ये फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है, खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। मसनूई खादें हैं जैसे आपने नाम सुना सोना यूरिया, कैसान यूरिया वगैरह। फर्टिलाइज़र्स के लिहाज से याद रखें कि फर्टिलाइज़र्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो पौधों की ग्रोथ को इन्हेंस करती हैं। ये ग्रोथ इन्हेंसर होती हैं फॉर प्लांट्स। पौधों के बढ़ोतरी को बढ़ाती हैं, इनकी ग्रोथ को इन्हेंस करती हैं। फर्टिलाइज़र की टाइप्स हैं जैसे आपने नाम सुना है NPK फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजीनियस, फॉस्फेटिक, पोटैश फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर पोटेशियम पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है। ये पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लिंट ग्लास एक टाइप किस्म का शीशा है जिसके बनाने में इस साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एलम के बारे में मैंने आपको बताया, डबल साल्ट है। एक साल्ट ये है, एक साल्ट ये है। ये जो टर्म लिखा गया है इसको, ये जो 24H2O मैंने साथ लिखा है, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यानी जब इस साल्ट को बनाया जाता है तो इसके फार्मूले में, यानी इसके साथ पानी के ये मालिक्यूल चिपक के रह जाते हैं। ऐसी चीज़ें जिनके साथ, जिनके फार्मूले में हम पानी के कुछ मालिक्यूल्स को लिखते हैं, हम टेक्निकली इनको नाम देते हैं हाइड्रेट्स का। हाइड्रेट्स, दो टर्म यूज़ होते हैं, एक होता है एनहाइड्रस और एक होते हैं हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेट्स या हाइड्रेटेड वो जिसके साथ पानी मिला हुआ हो। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए प्रिपरेशन होती है, साल्ट्स को मिलाया जाता है जिससे ये बनता है। क्रिस्टलाइजेशन होते हुए ये पानी के मालिक्यूल्स को इसके साथ चिपक जाते हैं। मुख्तलिफ साल्ट्स के साथ मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स चिपकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कैल्शियम सल्फेट के साथ देख सकते हैं कि 2 पानी के मालिक्यूल चिपके हुए हैं, फार्मूले में लगे हुए हैं। यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आप 7 देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ आप 5 मालिक्यूल देख सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, डबल साल्ट जिसको एलम या पोटाश एलम का नाम दिया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका पानी साफ़ करने में है, वाटर प्यूरिफिकेशन में है। जब पानी को साफ़ किया जाता है तो उसके अंदर फटकड़ी या एलम फेंकी जाती है। पानी के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो आम तरीक़ों से इससे जुदा नहीं होते, पानी के अंदर पन से होते हैं, वो इसके साथ चिपक जाते हैं और पानी उससे साफ़ हो जाता है। सो एज ए ब्लड कगुलेंट
खून जमाने के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ज़्यादातर बार्बर शॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर नाई शेव बनाते हुए कहीं पे ज़ख़म लग जाए तो वहाँ पर पटकड़ी मलते हैं, पटकड़ी के मलने से खून जम जाता है, उसकी कगुलेशन होती है। एज ए कगुलेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड कगुलेंट के तौर पर। इसके बड़े बड़े यूजेस हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, जिप्सम बोलते हैं इसको कॉमनली, जिप्सम फर्टिलाइज़र। जिप्सम को फर्टिलाइज़र यानी खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक ख़ास किस्म का मटेरियल है प्लास्टर ऑफ पेरिस, शायद आपने देखा हो। अक्सर जब कहीं हड्डी वगैरह टूट जाए तो प्लास्टर चलाया जाता है। प्लास्टर, उस प्लास्टर के ऊपर एक सख्त सा सफ़ेद सा केमिकल्स मला हुआ होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसका अपना फार्मूला है, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O का फार्मूला है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल इसके बनाने में बहुत ज़्यादा है, और इसका इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल मॉडल्स बनाने में, जो अक्सर फ्रूट्स वगैरह के मॉडल, डॉल्स वगैरह के मॉडल्स, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को दीवारों पर मला जाता है, जहाँ पर ज़्यादातर सीम थोर वाले इलाके हों तो उन जगहों पर दीवारों पर मला जाता है। छतों में से सीलिंग बनाई जाती है, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारी यूजेस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, सीमेंट बनाने में जिप्सम इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर आपको चंद एक यूजेस बताई जा रही हैं साल्ट्स की, कि साल्ट क्या हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये क्या होती है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जब इसके क्रिस्टल बन रहे हैं और जब ये बन रहा हो तो इसके साथ जो वाटर चिपक जाए तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर इसके साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर ये 1 हो तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, अगर ये हाफ हो तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसी तरह और भी आगे चलकर मैं आपको बता रहा हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट देख लें, CaCO3 फार्मूला है, इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने में, सिरामिक इंडस्ट्री में। सिरामिक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे अक्सर आप देखते हैं ये चाय वगैरह यूज़ करने के लिए कप इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सिरामिक्स इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे टाइल्स बनाए जाते हैं इससे। टाइल्स जो दीवारों वगैरह पर लगाए जाते हैं सिरामिक इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर इंडोर करने के लिए सिरामिक इंडस्ट्री में कुछ मटेरियल बनाए जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में और सिरामिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में तो वैसे भी आपने सुना होगा, मार्बल स्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल लाइमस्टोन कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर के नाम से आप इसको जानते हो। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O, इसको इप्सम साल्ट भी बोलते हैं। इप्सम साल्ट इप्सम के मकाम से निकला था सबसे पहले, इसलिए इसको इप्सम साल्ट का नाम भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया इसको जिप्सम बोलते हैं, इस तरह इसको इप्सम साल्ट का नाम दिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। एंटासिड के तौर पर कई दफ़ा में ये लफ्ज़ यूज़ हो कर चुका। एंटी एसिड, स्टोमक की एसिडिटी को कम करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं एंटासिड मेडिसिन कहलाती हैं, उसमें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। लेग्जेटिव, जुलाब के तौर पर, अक्सर कब्ज़ कोशा के तौर पर। कब्ज़ एक ऐसी हालत होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जिससे स्टूल यानी पखाना करने में मरीज़ को काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो उसको सही रखने के लिए लेग्जेटिव के तौर पर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। डाई इंडस्ट्री, रंग बनाने के कारखानों में, रंग बनाने ना, डाई मरने वाला नहीं, रंगने वाला, रंग के कारखानों में इसका काफ़ी सारा इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। इसके साथ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिले हुए हैं। स्टूडेंट इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल अपनी बुक से सीख सकते हैं। अच्छी तरह ये टॉपिक दिया गया है, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। कॉपर सल्फेट पे डिस्कशन हुई है। कॉपर सल्फेट एक इम्पॉर्टेंट साल्ट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, एक इम्पॉर्टेंट लेबॉरेटरी रिएजेंट है कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा इस्तेमाल होता है कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आपने सुना होगा, एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी सुपीरियर मेटल की तह चढ़ाना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
और ये प्रोसेस चूँकि बिजली गुजार के, इलेक्ट्रिसिटी या करंट गुजार के किया जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेट होल तह, एक तह बनाना, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की तह बनाना। तो जब कॉपर की तह किसी चीज़ पर चढ़ाई जाती है, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, तो उसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक केमिस्ट्री है जो आप शायद आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा तफसीलन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। खूबसूरती के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ाई जाती है, रिपेयर के लिए, डेकोरेशन के लिए, इन सारे कामों के लिए काम किए जाते हैं। हाँ, अलजी, पानी के ज़खायर से अलजी को ख़त्म करना हो। अलजी पौधों का एक ग्रुप है। अलजी जैसे आपने नाम सुना, फंजाई है, अलजी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जेमनो, एंजियोस्पर्म, पौधों के ग्रुप्स हैं। तो अक्सर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है अलजी के पानी में के ज़खायर में। अक्सर आप देखते हैं पानी में ग्रीन ग्रीन कलर के लंबे लंबे से धागे आपको नज़र आते हैं, कहीं पे पानी जमा हुआ हो तो वो अलजी के पौधे होते हैं। तो अलजी को पानी के ज़खायर से ख़त्म करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर स्प्रे में इसका काफ़ी सारा इस्तेमाल किया जाता है। कीड़े मकोड़ों वगैरह को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर पहले ये प्रैक्टिस ज़्यादा यूज़ होती थी कि जो ये घोड़े वगैरह जिनकी टांगे वगैरह टूट जाए या गद्दे वगैरह जो काम करने के काबिल न रहें, तो उनको कॉपर सल्फेट्स के इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिससे उनकी डेथ हो जाती थी और वो ख़त्म हो जाती थी। तो काफ़ी पॉइजनियस सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी डिस्कशन थी एसिड बेसिस एंड साल्ट के चैप्टर पर। एसिड बेसिस एंड साल्ट क्या है, यूनिट नंबर 10 था ये हमारा। इस पर हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हुई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कुछ कभी कभी छोटे छोटे लेक्चर्स की शक्ल में इसको डिवाइड करना पड़ा, कभी बड़े बड़े लेक्चर्स की शक्ल में, कभी हमें पास करना पड़ा ताकि लेंथ वीडियो की बहुत ज़्यादा ना हो। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश है कि कुछ न कुछ मटेरियल आपको पहुँचे, आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में आसानी हो। उम्मीद है जब तक ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहे, आप खुद भी मेहनत करेंगे, हमारी भी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा जिस पर डिस्कशन स्टार्ट होगी। देख लें यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।